हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी सिंह एक बार पुनः सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। काफी हमारे साथी लाइव आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। कई साथी हमसे जुड़ चुके हैं, तो आज साथियों हम बात करने वाले हैं बुद्धि लब्धि पर। फटाफट जो साथी लाइव आ चुके हैं सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। तो चलिए साथियों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारा आज का टॉपिक है वह बुद्धि लब्धि है, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि लब्धि को। अच्छा, जब हम बुद्धि लब्धि को पढ़ेंगे तो बुद्धि लब्धि में पढ़ेंगे किसको? बुद्धि लब्धि में साथियों हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। किसको पढ़ने वाले हैं? बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। जैसे पेपर में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आप बताइएगा, एक ऐसा बच्चा है जिसकी बुद्धि 105 है, 105 है। आप बताइएगा, ऐसा बच्चा है जिसकी IQ 105 है, आप बताइएगा उस बच्चे को आप किस श्रेणी में रखेंगे? या एक ऐसा बच्चा है जिसकी बुद्धि लब्धि 75 है, आप उसको किस श्रेणी में रखेंगे? तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उनका आंसर हम कैसे दे पाएंगे? सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं, तो यहाँ पर साथियों आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण अगर आपसे पूछा जाए, बुद्धि लब्धि शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, या बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने तैयार किया था? तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था वह साथियों स्टर्न और कुहलमान के द्वारा तैयार किया गया था। कुहलमान के द्वारा तैयार किया गया था। और साथियों ये प्रारंभिक सूत्र था। कैसा था? प्रारंभिक सूत्र था। जबकि अगर हम बात करें बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था वह साथियों उसमें इंटू 100, क्या बात करते हैं? इंटू 100 किसने जोड़ा? तो इंटू 100 जोड़ने वाले टर्मन थे। जोड़ने वाले कौन थे? टर्मन थे। तो टर्मन ने नया सूत्र बना दिया, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अगला अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किसने किया? बुद्धि लब्धि के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है, बुद्धि लब्धि के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है वह किसने किया? तो याद रखिएगा टर्मन और मेरिल ने। किसने किया है? टर्मन और मेरिल ने। किसने किया है? टर्मन और मेरिल ने बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण किया है। बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है? तो याद रखिएगा टर्मन और मेरिल ने। किसने किया है मेरे साथियों? टर्मन और मेरिल ने। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कई चीजें दिख रही होंगी, स्पष्ट था। तो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण का सूत्र जो था वो प्रारंभिक सूत्र स्टर्न और कुहलमान ने दिया था। इंटू 100 जोड़ने वाले टर्मन थे। और बुद्धि लब्धि के आधार पर टर्मन के आधार पर जो वर्गीकरण था वह किसने किया था? तो वह मेरे साथियों टर्मन और मेरिल के द्वारा किया गया। क्लियर? टर्मन और मेरिल के द्वारा किया गया। यहाँ पर देखिएगा, अगर किसी बच्चे की, ध्यान से देखिए, अगर किसी बच्चे कोई बच्चा साधारण है, याद रखिएगा, अगर किसी बच्चे की बुद्धि साधारण है या सामान्य है तो वह साथियों 90 से लेकर, है ना, कहाँ तक जाएगा? 90 से लेकर और साथियों 119, कहाँ तक जाना है? 119 तक जाएगा। 90 से लेकर मेरे साथियों कहाँ तक जाएगा? 109 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 90 से लेकर और 109 तक जाएगा। 90 से लेकर 109 तक जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले साधारण या सामान्य बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि, जिसकी IQ 90 से 109 तक होती है, वह क्या कहलाता है? सामान्य कहलाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, सामान्य बुद्धि हमेशा याद रखना है। सामान्य बुद्धि कहाँ से स्टार्ट होती है? 90 से। अगर आप भूल जाओ तो याद रखिएगा टेट में जो पासिंग क्राइटेरिया रखा जा गया है वह साथियों 90 रखा गया है। कितना रखा गया है? 90 रखा गया है। तो आपको ये याद रखना, क्योंकि वह सामान्य बुद्धि लब्धि है।
वह सामान्य बुद्धि लब्धि है। तो आपको याद रखना है कि सामान्य बुद्धि लब्धि कहाँ से होती है, तो 90 से 109 तक वह आपकी सामान्य बुद्धि लब्धि होती है, वह आपकी सामान्य बुद्धि लब्धि होती है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम वर्गीकरण करना स्टार्ट करते हैं, और वर्गीकरण में एक तरफ हम क्या लिखते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, दूसरी तरफ हम लिखेंगे बालक, यानी इनको हम बालकों को क्या नाम देंगे। सबसे पहले अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, हमने क्या कहा, अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो मेरे साथियों वह बच्चा प्रतिभाशाली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिभाशाली कहलाता है, प्रतिभाशाली कहलाता है। दूसरा याद रखना है, अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 120 से, कहां से, 120 से 139 तक है, कहां तक है, किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 120 से 139 तक है, ध्यान दीजिएगा 139 तक है, ठीक है, तो वह बच्चा मेरे साथियों प्रखर बुद्धि का कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रखर बुद्धि का कहा जाएगा, कि इसकी जो बुद्धि है वह कैसी है, प्रखर है। तीसरा देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 120 से लेकर 139 हो गया, तीसरा जो आएगा वह कहाँ तक जाएगा, 120 से ना 119 तक जाएगा, यानी अगर देखा जाए तो 109 से लेकर 119, यही तो जाएगा, 109 से लेकर और 119 तक जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वह बच्चा तीव्र बुद्धि का कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तीव्र बुद्धि का कहा जाएगा, यानी ऐसा बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो वह प्रतिभाशाली माना जाता है, 140 प्लस। अब 140 से अधिक है, 140 है उससे अधिक है तो प्रतिभाशाली है। 140 के बाद क्या आता है, 139 आता है, तो याद रखिएगा 120 से लेकर 139 तक अगर बुद्धि लब्धि है तो वह प्रखर बुद्धि कहा जाएगा। क्या प्रखर बुद्धि कहा जाएगा, 120 से लेकर 139 यानी 39 तक, ठीक है। अब जो तीसरा हमारा आता है बुद्धि लब्धि का, तो ये याद रखना है कि 120 तो हो गया, यानी इसके बाद 119 आएगा, तो 109 से यानी 110 से, यहाँ पर हमने थोड़ा गलत कर दिया, इसको आप सही कर लीजिएगा, 110 से लेकर, कहां से, 110 से लेकर और 119 तक, 110 से लेकर 119 तक ये आपका तीव्र बुद्धि रहेगा। क्या रहेगा, तीव्र बुद्धि रहेगा। आगे देखिएगा, अगला यहाँ पर अब 100, अब हमने आपको क्या बताया, सामान्य बुद्धि बताई थी ना, सामान्य बुद्धि कहाँ से होती है, 90 से लेकर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप उसको मोटा मोटा लिख लीजिएगा, 90 से लेकर और 109, 90 से लेकर 109 बुद्धि लब्धि जिनकी होती है वह आपके सामान्य बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि सामान्य कही जाती है। क्या कही जाती है, सामान्य कही जाती है। कैसे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु, अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है, यानी उसकी दिमागी आयु 10 वर्ष है, और वास्तविक आयु भी कितनी है, 10 वर्ष है, यानी अगर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक्चुअल उसकी जो एज है वाकई में वास्तव में वो 10 वर्ष है, और दिमाग से भी वह 10 वर्ष का ही है, यानी अपनी एज के अकॉर्डिंग वह क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए आईक्यू कितना होगा, आईक्यू कितना होगा, तो मेंटल एज यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है ना, तो यहाँ पर 10 इंटू 10 इंटू 100, अब देखिए 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 100, तो ये जो बुद्धि लब्धि होगी, 100 बुद्धि लब्धि होगी, वह क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मानसिक आयु के बराबर ही उसकी वास्तविक आयु है,
या वह अपनी वास्तविक आयु के अकॉर्डिंग ही उसकी मेंटल एज है। उसकी मेंटल एज और क्रॉनिकल एज दोनों एक हैं। तो मेरे साथियों, यहाँ पर जो बुद्धि होगी वह सामान्य बुद्धि कहलाएगी। तो 90 से लेकर 109 तक सामान्य बुद्धि होती है। कैसी होती है? सामान्य बुद्धि होती है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा 109 के बाद यानी 90 के बाद क्या आएगा? 89 आएगा। तो याद रखिएगा 80 से लेकर, यहाँ पर क्या कहोगे? 80 से लेकर 89। अब यहाँ पर बच्चा क्या है? सामान्य नहीं है। यहाँ पर बच्चा सामान्य नहीं है। अगर यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, जब यहाँ से ऊपर बढ़ेगा तो साथियों क्या होगा? प्लस होगा, उसकी बुद्धि लब्धि तेज होगी। लेकिन जब इससे नीचे जाएगा तो बच्चा कैसा माना जाएगा? कि अपने मेंटल एज से वह पीछे है। वो वाकई में अपने क्षेत्र से, अपनी एज से, मेंटल एज से पीछे। वास्तविक एज उसकी कुछ भी हो, लेकिन मेंटल रूप से वह अभी पिछड़ा ही है। तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? ऐसे बच्चों को मेरे साथियों पिछड़ा बालक कहा जाता है। ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है? ऐसे बच्चों को पिछड़ा बालक बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिछड़ा बालक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिछड़ा बालक हो जाएगा। क्लियर? क्या कहेंगे? पिछड़ा बालक कहेंगे। फटाफट बताइएगा, ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? पिछड़ा बालक कहेंगे। ठीक है, पिछड़ा बालक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आया? 80 तो हो गया ना। 80 के बाद क्या आएगा? 79 आएगा। तो मेरे साथियों 70 से लेकर और 79 तक ये जो बुद्धि होगी, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे निर्बल बुद्धि। क्या होगी? निर्बल बुद्धि। और 70 से अगर कम है तो उसको हम क्या कहेंगे? उस बच्चे को हम कहेंगे मूर्ख। क्या कहेंगे? मूर्ख। क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। आप लोग भी जब बच्चों को पढ़ाते हो ना तो क्या कहते हो? तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? ध्यान से देखिएगा एक चीज, 70 से कम मूर्ख। अब यहाँ पर देखिए 70 से 80, 80 से 90, 90 से 110, 110 से 120, और यहाँ पर आपका क्या आया? यहाँ पर साथियों 140 से अधिक हो गया। क्या हो गया? 140 से अधिक हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई होगी। तो अब आप याद कैसे करना है? आपको याद करने की जुगाड़ बताते हैं। पहले ये बताओ, ये समझ आया? अब यहाँ पर एक चीज आप और याद कर लीजिएगा कि 70 से जिनका आईक्यू कम होता है उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जिनका आईक्यू 70 से कम आईक्यू वाले बच्चे, 70 से कम आईक्यू वाले बच्चे जो होते हैं उनको मूर्ख, मूढ़ और जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ख, मूढ़ और जड़ कहते हैं। जड़ का मतलब क्या होगा? 25 से कम। क्या होगा? 25 से कम हो जाएगा। ये जो मूर्ख होगा वो 25 से 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 से 49 हो जाएगा। और जो मूर्ख होगा वो 50 से लेकर और मेरे साथियों 69 तक होता है। कहाँ तक होता है? 69 तक होता है। देखिएगा यहाँ पर हमने ये वाला जो आपको लिखाया है, इसको थोड़ा जरा ध्यान रखिएगा। जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको 3 टाइप्स में बांटते हैं, मूर्ख, मूढ़, जड़। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? मूर्ख, मूढ़, जड़। जड़ का मतलब क्या है? बिल्कुल, मतलब जिसको कुछ कितना भी समझाओ समझ नहीं आता है, तो उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 25 से कम होती है। ठीक है। जो मूढ़ होते हैं वो जड़ से थोड़ा एबव क्वालिटी के होते हैं और वो 25 से 49 तक होते हैं। क्लियर? इसके ऊपर जो होते हैं वो 50 से 69 तक होते हैं। यह मेरे साथियों आपका आईक्यू का बंटवारा था। अब देखिएगा, अगर आप चीजों को रटना नहीं वाकई में समझना चाहते हैं तो चलिए मेरी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा कि अगर कोई भी बच्चा सामान्य बुद्धि लब्धि का हुआ
तो उसका आईक्यू कितना होगा, 90 से आपका 109 हो जाएगा। ये तो आपको याद करना ही करना है। क्लियर? यहाँ तक तो आपको कोई भी भाई रियायत नहीं मिलेगी कि जो सामान्य आईक्यू का बच्चा है वह 90 से 110, मान लीजिए 90 से 109 के बीच रहता है। क्लियर? अब जब इससे नीचे जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या है, 90 है ना। अब जब इसके नीचे जाओगे तो यहाँ पर लिखिएगा 80, यहाँ पर लिखिएगा 70। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब 70 से लेकर और यहाँ पर 90 है ना, 90 से एक कम हो जाएगा, 89 कर दीजिए। यहाँ 70 से 80 से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहेंगे, 70 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 से कम। तो 80 से 89 जिसका होगा उसको क्या कहोगे, पिछड़ा बालक कहोगे। जो 70 से 79 होगा उसको क्या कहोगे, निर्बल बुद्धि कहोगे। उसमें कम बुद्धि, जिसको आप अल्प बुद्धि कहते हो, मंद बुद्धि कहते हो ना, अल्प बुद्धि। 70 से कम जो होगा वह क्या कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। और अभी हमने आपको बताया मूर्ख को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, है ना। मूर्ख को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन सा, सबसे पहला होता है मूर्ख, फिर होता है मूढ़, और फिर होता है जड़। जड़ का मतलब 25 से कम, जड़ का मतलब 25 से कम। अब 25 का डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, 25 से 50 हो जाएगा ना। 50 से एक कम कर दो 49। यहाँ पर 50 से 70 में एक कम कर दो 69। क्लियर? अब देखिए, अब ऊपर की तरफ चलते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की तरफ चलते हैं। तो सामान्य में हमने क्या देखा था, 109 तक देखा था। 109 के बाद क्या आएगा, 110 आएगा। 110 से 119। क्लियर? अब यहाँ पर 119 से लेकर, यानी 119 नहीं आएगा, क्या आएगा, 120 से लेकर 139, और यहाँ पर आएगा 140 से अधिक। चीजों को अगर एक साथ आप पढ़ोगे तो चीजें आपके लिए कठिन हो जाएंगी, लेकिन जब उनको थोड़ा समझदारी से पढ़ोगे तो चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देखिएगा, सामान्य से जो बच्चा थोड़ा तेज होता है, सामान्य से कुछ ऊपर होता है, तो आप क्या कहते हो, तीव्र बुद्धि कहते हो। और जो तीव्र से थोड़ा ऊपर होता है उसको क्या कहते हो, प्रखर बुद्धि कहते हो। और जो उससे भी ऊपर होता है उसको आप क्या कहते हो, प्रतिभाशाली कहते हो। क्या कहते हो, प्रतिभाशाली कहते हो। लीजिए, हमने आपको एक ही बार में सारी चीजें याद करा दी। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किसने किया था, तो टर्मन और मैरिल ने किया था। यानी टर्मन ने किया था और इनके सहयोगी मैरिल थे। इनके सहयोगी कौन थे, मैरिल थे। दूसरी बात आपको यहाँ पर यह भी याद रखनी है कि जो टर्मन थे, टर्मन ने बुद्धि लब्धि के सूत्र में इंटू 100 जोड़ा था। बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले स्टर्न और कुहलमान के द्वारा तैयार किया गया था। क्लियर? बात यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और हम बात करते हैं जो हमने बुद्धि लब्धि, जो हमने बुद्धि परीक्षण पढ़े थे उसमें थोड़ा हम बात कर लेते हैं, थोड़ा आपको थोड़ा समझा देते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या यहाँ पर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और यहाँ पर आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर क्या है, सेम चीजें क्या है, इनका क्षेत्र क्या है, ये कैसे इनको मतलब क्या इनमें विशेषताएं हैं, क्या इनके अवगुण है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण आया तो आपने क्या कहा कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है वह साथियों व्यक्तियों पर किया जाता है, व्यक्ति पर किया जाने वाला है। क्या है, व्यक्ति पर किया जाता है। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है वह मेरे साथियों
व्यक्ति पर किया जाता है और इसमें इसका जो क्षेत्र होता है एक एक व्यक्ति होता है। जो इसका क्षेत्र होता है, हम क्षेत्र क्या कह सकते हैं, इसका क्षेत्र सीमित होता है, एक एक व्यक्ति को बुलाया जाता है और उसका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। क्लियर? दूसरा, अगर हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहें तो मेरे साथियों ये समूह में होता है। समूह का मतलब एक साथ कई लोगों का, एक साथ कई लोग बुलाए जाते हैं, कई लोग बिठाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो परीक्षण, जो बुद्धि परीक्षण एक साथ कई लोगों के लिए हो, है ना, जिसके आंसर बहुविकल्पी हो, बहुविकल्पी का मतलब वैकल्पिक हो, निश्चित हो, सटीक हो, एक शब्द में देने वाले हो, वह आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण में लिए जाते हैं। तो ये समूह में होते हैं, एक साथ कई लोगों के लिए होते हैं और ये साथियों व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, एक एक व्यक्ति से भी पूछा जा सकता है। वैसे जो सामूहिक परीक्षण होते हैं वो साथियों समूह में होते हैं। कैसे होते हैं? समूह में होते हैं। अब जब आप एक एक व्यक्ति को बुलाकर उसका बुद्धि परीक्षण करोगे, एक एक व्यक्ति को बुलाओगे, फिर आप उसका जैसे इंटरव्यू होता ना, तो एक एक व्यक्ति को बुलाओगे, उससे पूछोगे, तो इसमें जो होता है, इसमें साथियों समय कैसा लगता है? इसमें समय ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है। जबकि इधर हम बात करें तो इधर समय कैसा लगेगा? समय कम लगेगा, समय कम लगेगा। यहाँ पर 1 घंटे में जो 4 बच्चों का बुद्धि परीक्षण हो सकता है, यहाँ पर एक साथ 4000 का बुद्धि परीक्षण हो सकता है 1 घंटे में, क्योंकि समूह में होगा, एक साथ पेपर बांट दिया जाएगा और उनकी बुद्धि को परीक्षित कर लिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे देखिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो समय तो ज्यादा जाएगा, ये साथियों इसमें खर्चा भी ज्यादा आता है, खर्चा भी ज्यादा आता है। कैसे? यहाँ पर जैसे एक व्यक्ति का जब आप इंटरव्यू लोगे तो एक एक व्यक्ति का परीक्षण करने के लिए कई शिक्षक होने चाहिए। यहाँ पर क्या होने चाहिए? कई शिक्षक होने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का इंटरव्यू तो एक ही शिक्षक ले लेगा। और अगर यहाँ पर सपोज करिए 4000 बच्चों का अगर हमें बुद्धि परीक्षण लेना हो तो यहाँ पर समय ज्यादा लगेगा और यहाँ पर समय कम लगेगा। तो अगर ज्यादा बालक हैं तो ज्यादा शिक्षक भी तो होने चाहिए, अगर ज्यादा बालक है तो ज्यादा शिक्षक भी तो होने चाहिए। तो मेरे साथियों ये बहुत ज्यादा खर्चीला है, जो व्यक्तिगत होता है ना वो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। जबकि साथियों यहाँ पर देखा जाए तो याद रखना इसमें खर्चा कम आता है, कम खर्चे द्वारा अधिक बच्चों का, अधिक वयस्कों का व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। सॉरी, एक साथ कई लोगों का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है, जिससे समय भी बचेगा और समय के साथ साथ साथियों खर्चा भी बचेगा, कम खर्चे पर हो जाता है, कम खर्चे पर हो जाता है क्योंकि इतने ज्यादा शिक्षक नहीं लेने पड़ेंगे। मान लीजिएगा एक दिन में आपको 4000 बच्चों का परीक्षण करना है, तो 4000 बच्चों का परीक्षण अगर सामूहिक करा दोगे तो 20, 50, 100, है ना, इतने बच्चे, जो इतने टीचर हैं इतने सारे बच्चों का परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत परीक्षण होगा तो भाई 4000 बच्चों को परीक्षित करने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए कई शिक्षक की आवश्यकता होगी। जब कई शिक्षक की आवश्यकता होगी तो समय भी अधिक लगेगा और खर्चा भी अधिक आएगा। और इसके साथ ही साथ याद रखना, योग्य, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर जो शिक्षक होंगे जो इनका बुद्धि परीक्षण करेंगे वह कैसे होने चाहिए? योग्य होने चाहिए, अनुभवी होने चाहिए और प्रशिक्षित होने चाहिए। जबकि यहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये तो पेपर है। जो परीक्षित होगा वह सिर्फ बैठा रहेगा, ये देखेगा कि कोई बच्चा नकल ना कर पाए। सभी बच्चे बिना नकल के अपनी बुद्धि से सिर्फ पेपर करेंगे, टीचर को इसमें कुछ नहीं करना है। तो याद रखिए यहाँ पर जो शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका नगण्य होती है, शिक्षक की भूमिका नगण्य होती है।
क्लियर? यहाँ पर जो उत्तर होते हैं, उत्तर सटीक नहीं होते हैं, उत्तर सटीक नहीं होते, जबकि यहाँ पर उत्तर वैकल्पिक होते हैं, उत्तर वैकल्पिक होते हैं, उत्तर वैकल्पिक होते हैं। यहाँ पर उत्तर सटीक नहीं होता है, यानी हम कह सकते हैं निश्चित उत्तर नहीं होता है। उत्तर देने के लिए उसे बहुत कुछ बताना पड़ता है, तो ये जो होता है इसके उत्तर सटीक नहीं होते, निश्चित उत्तर नहीं होते। यहाँ पर उत्तर वैकल्पिक होते हैं, यानी सटीक होते हैं। कैसे होते हैं? सटीक होते हैं। एक प्रश्न का एक उत्तर। जैसे मान लीजिएगा, अगर हमें आपसे पूछना है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को, अगर हम आपसे कहें कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने तैयार किया, बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया, आंसर दीजिएगा फटाफट जल्दी से, सभी लोग आंसर दीजिएगा फटाफट जल्दी से। टर्मन, कोमल साहू गलत कर दिया। बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया? अच्छा, बुद्धि परीक्षण पूछा था क्या? मुझको खुद ही नहीं पता मैंने क्या पूछा। कभी कभी हम भी ना, चलिए जो भी पूछा हो। देखिए, अगर पूछा जाता बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया सबसे पहले, तो आप कहते स्टूडेंट, सभी लोग एक साथ कहते, तो एक प्रश्न का उत्तर, एक प्रश्न था और प्रश्न का उत्तर सटीक है, एक ही शब्द में दिया, तो यहाँ पर ये कैसा हुआ, हमने, आप जितने बच्चे हो, जितने प्रेजेंट हैं, 30, 40, 50, 60 जो भी है, तो हमने जो भी क्वेश्चन पूछा सभी लोग एक स्वर में आंसर देंगे और जो सही उत्तर होगा एक शब्द में, तो इसका उत्तर कैसा है? सटीक है। इसका उत्तर कैसा है? सटीक है। और हमने कम समय में आप सभी को ये, हमने आपका ये परीक्षण कर लिया कि आप मेरी बात ध्यान से सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, और एक साथ कई लोगों का एक साथ बुद्धि परीक्षण किया। इसका मतलब कैसा है? समय भी बचा, खर्चा भी बचा, वैकल्पिक उत्तर था, और मेरे साथियों समूह में था। क्लियर? तो वही हम यहाँ पर कहते हैं, इसके लिए कम खर्चा होगा, कम समय लगेगा, समूह में होगा, उत्तर वैकल्पिक होते हैं, सटीक होते हैं। जबकि अगर हम आपसे पूछें, जैसे हम आपसे पूछते, सपोज करिए हमने आपसे पूछा बुद्धि क्या है, हमने आपसे पूछा बुद्धि क्या है, तो अब आप, या हम कहेंगे बुद्धि की परिभाषाएं बताइए, तो आप लोग क्या करोगे? आपकी नजर में जो भी बुद्धि की परिभाषाएं हैं, जो भी बुद्धि के गुण हैं, आप वो सब बताना स्टार्ट करोगे। तो ये जो चीज होगी बुद्धि क्या है, तो वह हमारा व्यक्तिगत परीक्षण में चला जाएगा, क्योंकि इसके जो आंसर निकलेंगे वह सटीक नहीं होंगे, वह सटीक नहीं होंगे, सभी के उत्तर अलग अलग आएंगे। ठीक है, विनय ने अधूरा सूत्र नहीं दिया था, स्टर्न ने सूत्र दिया था कवि। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक हमें नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिएगा एक छोटा सा पॉइंट, अगर पूछा जाए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसे किसका कर सकते हो आप, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है तो आप किसका कर सकते हो, तो देखिएगा जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है वो बच्चों का भी हो सकता है, बच्चों व वयस्कों दोनों का किया जा सकता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है वह मेरे साथियों वयस्कों का ही होता है। किसका होता है? वयस्कों का होता है। किसका होता है? वयस्कों का होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण वयस्कों का होता है, आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बच्चों व वयस्कों दोनों का होता है।
बच्चों व वयस्कों दोनों का होता है। क्लियर? सब कुछ क्लियर है यहाँ पर? तो ये क्या है? ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है और सामूहिक क्या है, ये समूह में कैसे होता है, ये व्यक्ति पर कैसे होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं शाब्दिक और अशाब्दिक पर। ध्यान दीजिएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं शाब्दिक और अशाब्दिक पर। देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा? शाब्दिक। और यहाँ पर हमने क्या लिखा? अशाब्दिक। यानी अगर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है तो ये इसमें क्या है? शब्द है। क्या है? इस शब्द द्वारा परीक्षण होगा, शब्द द्वारा किया जाएगा। और जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है इसमें शब्द नहीं है, इसमें शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, शब्दों द्वारा, शब्दों, भाषाओं, शब्दों, भाषाओं, अक्षरों, वाक्यों, वाक्यों के द्वारा किया जाने वाला परीक्षण है। वाक्यों के द्वारा किया जाने वाला परीक्षण है। क्लियर? इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इसीलिए हम इसको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ये मेरे साथियों पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किया जाता है। पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किया जाने वाला परीक्षण है। पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किया जाने वाला परीक्षण है। ठीक, आगे देखिएगा क्या लिखा है? अशाब्दिक, शब्द नहीं, यानी संकेत, संकेत, चिन्ह, ध्वनि, ध्वनि, इशारे आदि के द्वारा, आदि के द्वारा, आदि के द्वारा किया जाने वाला परीक्षण है। आदि के द्वारा किया जाने वाला परीक्षण है। आदि के द्वारा किया जाने वाला परीक्षण है। यानी जो अशाब्दिक परीक्षण है उसमें संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, ध्वनि होते हैं, इशारे होते हैं, आदि के द्वारा किए जाते हैं। ठीक, तो ये जो संकेत चिन्ह, ये जरूरी नहीं है, ये किस पर किए जाते हैं? निरक्षर, निरक्षर व साक्षर दोनों पर किए जा सकते हैं। निरक्षर व साक्षर दोनों पर किए जा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये पढ़े लिखों पर भी हो सकते हैं और बिना पढ़े लिखे पर भी हो सकते हैं। ये जो परीक्षण है ये पढ़े लिखों पर भी हो सकते हैं और बिना पढ़े लिखों पर भी हो सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसमें साथियों पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होता है। यह आपका पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप मान लीजिए अपना टेट, सभी लोग जो टेट है उसमें शब्द, भाषा, अक्षर, वाक्य इन्हीं के द्वारा है, पढ़े लिखों पर होता है, पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित है, पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित है और मंद बुद्धि के लिए अनुपयोगी है। मंद बुद्धि के लिए अनुपयोगी है। मंद बुद्धि के लिए अनुपयोगी है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे? हमने कैसे सीखा? संकेत से सीखा, चिन्ह से सीखा, ध्वनि से सीखा, इशारे से सीखा, निरक्षर और साक्षर दोनों पर किए गए। यहाँ पर याद रखना ये पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान का महत्व नहीं, पुस्तकीय ज्ञान का महत्व नहीं। और ये सभी के लिए उपयोगी है, सभी के लिए उपयोगी है। क्योंकि जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि एक अच्छा मैकेनिक पढ़ा लिखा भी हो या
एक अच्छा मैकेनिक जो है उसको पुस्तकीय ज्ञान हो, एक अच्छा मैकेनिक जिसको शब्द भाषा अक्षर वाक्य का ज्ञान हो, कुछ नहीं ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी वो मशीनों के कार्य में बहुत आगे होता है। वह मंद बुद्धि नहीं है, वह मंद बुद्धि, आपकी नजर में मंद बुद्धि है, क्यों? क्योंकि उसको पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। आपकी नजर में वो मंद बुद्धि है क्योंकि उसको पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, लेकिन साथियों उसको अशाब्दिक ज्ञान नहीं है। अशाब्दिक यानी क्रिया में, संकेत में, चिन्ह में, ध्वनि में वो बहुत आगे है, वो बहुत आगे है। क्लियर? बात समझ में आ गई यहां तक सभी को? तो मेरे साथियों ये शाब्दिक और अशाब्दिक का है, ये बात आप याद रखना। ऐसे पूछा जाएगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किस पर होता है, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही हो सकता है। जबकि अगर यहाँ पर पूछा जाए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसका होता है, तो जिसको शब्द का ज्ञान नहीं है तो निरक्षर पर भी हो सकता है और साक्षर दोनों पर ही हो सकता है। ये बात याद रखना कि जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वह निरक्षर और साक्षर दोनों पर किए जा सकते हैं, वह निरक्षर और साक्षर दोनों पर ही किए जा सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास थोड़ी हमारी छोटी थी, हाँ, तो आज हमने जो बात किया वो हमने बुद्धि लब्धि पर बात की। हम थोड़ा और बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए, लिखेगा अगर एक बच्चे की बुद्धि लब्धि, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 है, बुद्धि लब्धि 140 है, तथा वास्तविक आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, बच्चे की मानसिक आयु क्या होगी? मानसिक आयु क्या होगी? जल्दी से बताइएगा कि एक बच्चा है उसकी बुद्धि लब्धि 140 है, यानी आईक्यू बराबर, आईक्यू कितना है? आईक्यू 140 है। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, यानी वास्तविक आयु जो है वह उसकी कितनी है? 20 वर्ष है। पूछा क्या है? मेंटल एज पूछिए, मेंटल एज व्हाट? मेंटल एज पूछिए, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे आईक्यू बराबर मानसिक आयु, मानसिक आयु ध्यान दीजिएगा, बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100 कहोगे कि नहीं कहोगे? अब देखिएगा आईक्यू कितनी है, कई लोगों के आंसर आ चुके हैं 28। चलिए देखते हैं यहाँ पर मेरे साथियों आईक्यू कितनी है? 140 है कि नहीं है? क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 20 है। आपको मानसिक आयु नहीं पता है, मेंटल एज कर दीजिएगा जहां पर लिखा है इंटू 100 कर दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर बराबर लगा है तो 20 अपॉन में है तो बराबर के उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, 140 इंटू 20 हो जाएगा। ये इंटू में है, बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपॉन में चला जाएगा, इक्वल्स मेंटल एज हो जाएगी। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 दूनी कितना हो गया? 28 हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेंटल एज उसकी कितनी है? 128, सॉरी मेंटल एज कितनी है? 28 है। अब अगर यहाँ पर पूछा जाता कि मानसिक आयु क्या है, मानसिक आयु अगर यहाँ पर पूछा जाता, अगर यहाँ पर पूछा जाता बच्चे की कई बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि किस प्रकार की है, बुद्धि लब्धि किस प्रकार की है, तो जल्दी से बताइएगा आप क्या कहोगे? उसकी बुद्धि लब्धि किस प्रकार की है? उसकी बुद्धि लब्धि किस प्रकार की है?
सुमन, गुड़िया, कवि, सरिता। सरिता मूड कैसे हो गई? शिवाजी मूड। शिवाजी और लवली, तुम लोग पता है, सुनीता, क्वीन, रश्मि, मधेसिया, सभी लोग पता है जम के डांट खाने वाले हो। मोनिका राव को छोड़कर सभी लोग डांट खाने वाले हो। ऐसे काम काहे करते हो? देखिएगा, अभी हमने यहाँ पर क्या बताया, तुम लोग एकदम गजब से नाक कटवाते हो। देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या कहा था, 140 से अधिक हो, ये होगा क्या? देखिएगा, 70 से कम IQ। और यहाँ पर क्या है, 140 से अधिक, ये जो दिया है ना इधर, ये आपका IQ दिया रहता है। IQ मतलब बुद्धि लब्धि। ये क्या है? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि कितनी है? 140 से अधिक। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, कहता है बुद्धि लब्धि जो है वह उसकी 140 से अधिक जिसकी होगी वह प्रतिभाशाली होगा। कैसा होगा? प्रतिभाशाली होगा, 140 से अधिक होगी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बुद्धि लब्धि जो है वह कितनी है? 140 है। तो अगर साथियों IQ 140 है, IQ 140 है, तो वह आपका प्रतिभाशाली होगा। क्या होगा? प्रतिभाशाली हो जाएगा। प्रतिभाशाली हो जाएगा। तुम लोगों ने एकदम तुम्हारा आंसर गलत था, बस बात खत्म। ऐसे अगर पेपर में करोगे तो गलत होगा कि नहीं होगा? जो भी हमें अपने माइंड में सेट करना है कि जो हमें आंसर देना है प्रतिभाशाली का, या जो भी आंसर देना है वो हमें किसके अकॉर्डिंग देना है, वह हमें IQ के अकॉर्डिंग देना है। दूसरी बात यहाँ पर बताते, देखिएगा, दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा, उसकी बच्चा वास्तविक आयु कितनी है? वास्तविक आयु कितनी है? तो आप कहोगे भाई वास्तविक आयु उसकी 20 है, ठीक है। हमने मानसिक आयु निकाली, मानसिक आयु कितनी है? 28 है। अब यहाँ पर देखो, अगर उसकी मानसिक आयु, अगर उसकी मानसिक आयु 20 होती, कितनी होती? 20 होती, तो वह साधारण हो जाता। क्या होता? साधारण होता। यानी 20 वर्ष का है और 20 वर्ष का ही उसका दिमाग है। खुद उसकी एज जो है वो 20 वर्ष की है और उसका दिमाग भी 20 वर्ष का है, तो ये साधारण हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वास्तविक आयु, यानी वो तो 20 वर्ष का है लेकिन उसका दिमाग 28 वर्ष वाले का है। उसका जो दिमाग है वो किसका है? 28 वर्ष वाले का है। इसीलिए क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली हो जाएगा। प्रतिभाशाली हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? अब मान लीजिएगा बेटा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर किसी की वास्तविक आयु, किसी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, कितनी है? 10 वर्ष है। और मानसिक आयु, मानसिक आयु मतलब दिमाग, मानसिक आयु 8 वर्ष है। मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष। तो अगर उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है और अगर यहाँ पर मेंटल एज भी 10 वर्ष होती तो क्या हो जाता? साधारण हो जाता। लेकिन उसकी जो वास्तविक एज है, उसकी जो रियल की एज है वो 10 वर्ष वाले की है। जितना 10 वर्ष वाला जितना दिमाग होता है ना, जो 10 वर्ष की आयु का जो बालक है उसकी उम्र तो 10 वर्ष की है, लेकिन दिमाग, दिमाग कितना है? 8 वर्ष के जितना है। जितना 8 वर्ष के बच्चों को दिमाग होता है उतना ही उसके पास दिमाग है। तो ये क्या हो गया? साधारण से नीचे गिर गया। क्या हुआ? साधारण से नीचे हुआ। तो मेरे साथियों, ये पिछड़ा बालक हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, मूढ़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम तुम्हें सूत्र से निकालना नहीं सिखा रहे, हम देख के निकालना सिखा रहे हैं मेरे बाली।
क्लियर? समझ में आ गई ये बात कि अगर वास्तविक आयु और मेंटल एज बराबर है तो बालक सामान्य है। अगर वास्तविक आयु, जैसे हम 30 वर्ष के हैं तो हमारी बुद्धि कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की होनी चाहिए। रियल एज 30 वर्ष, तो दिमाग भी 30 वर्ष के जितना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितना 30 वर्ष के लोगों के पास होता है उतना दिमाग होना चाहिए। अब मान लीजिए हमारे पास दिमाग 20 वर्ष बालक के जितना है, तो हम क्या हुए? कम दिमाग ही तो कहे जाएंगे ना कि कम दिमाग की है। 30 वर्ष एज है और दिमाग कितना है? 20 वर्ष का है, तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा? कम दिमाग का कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई 30 वर्ष का है या कोई 10 वर्ष का है और उसकी जो मेंटल एज है वो 20 वर्ष के जितनी है, बच्चा 10 वर्ष का और दिमाग है 20 वर्ष के जितने बच्चे बड़े बालक का, तो वह कैसा हो जाएगा? तीव्र बुद्धि हो जाएगा, वह तीव्र बुद्धि हो जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास में जो साथियों, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे कि क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, वो हमने आपको सॉर्ट आउट करा दिया। और आशा ही नहीं बल्कि हमें विश्वास है आप लोग भी बताएं कि जो करंट का टॉपिक है, मतलब जो ये टॉपिक आज का था, वो आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइएगा, समझ आया या नहीं आया? गुड नाइट मत बोलो, गुड नाइट ना बोलो, क्योंकि हमारी गुड नाइट रात के 1 बजे होती है। आप लोग ये बताओ जो अभी आपने पढ़ा वो आपको समझ आया या नहीं आया? सोनिया राज गायब। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। और कल स्टार्ट होगा आपका एक नया टॉपिक जिसको कहते हैं व्यक्तित्व। तो कल की क्लास बिल्कुल लेना मत भूलिएगा क्योंकि कल स्टार्ट होगा व्यक्तित्व। तो मेरे साथियों, सबसे पहले हमने आपको जो सबसे पहला लेसन पढ़ाया था, देखिएगा, पहले हम आपको बता दें क्या क्या हो चुका है। सबसे पहला हम मनोविज्ञान को पढ़ चुके हैं, मनोविज्ञान क्या है। दूसरा साथियों हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। दूसरा मेरे साथियों हमने पढ़ा अधिगम क्या है, और तीसरा हमने पढ़ लिया बुद्धि क्या है। ठीक है, ये तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं और ये तीसरा जो हमारा ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, व्यक्तित्व। ठीक है, तो 5वें चैप्टर, जब 5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो ये समझ लेना आपकी 60 या 70% आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और आप सभी को गुड नाइट।